आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई याह भी भरता है तो होता है बदनाम। आप तो बिना कानून का मध्य प्रदेश की सरकार आपने हाईजैक कर लिया, गोवा की सरकार आपने हाईजैक किया, राजस्थान की सरकार आपने हाईजैक किया, दिल्ली की सरकार आपने हाईजैक किया। अभी तो ये कानून आई ही नहीं, विपक्ष का नेता से लेकर के सदन का मुख्यमंत्री तक को खोट गए आप। नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी में नैतिकता होती तो पहले अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा को जेल में भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते, तब न जनता में विश्वास होता कि सही कानून ला रहे हैं। लोग सबको घेरे में लेते, जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलसी हो, जितने भ्रष्टाचारी आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस जितने, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग जनता मांग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वच्छ और हृदय मन से और दृढ़ संकल्प के साथ अगर करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अगर ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार और अपराधी समाप्त हो जाए। भारत में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, तो संविधान क्या है? संविधान की परिभाषा नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं क्या? जब उनके ऊपर आरोप लगा था और जेल जाने की तैयारी हो रही थी, मोदी और शाह दोनों थे, और वह पन्ना गया कहाँ, किसने फाड़ा, किसने निकाला? उस समय उनकी सरकार थी गुजरात में, और गुजरात में सरकार रहते भी इन लोगों ने ऐसी घटना की। जो सत्ता में रहता है उसी का कानून बन रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। नमस्कार, कुल्हड़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। देश की संसद में जब मानसून सत्र चल रहा था तो मानसून सत्र खत्म होने की कगार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बिल लेकर आए, 130वां संशोधन लेकर आए, जिसके साथ यह दावा किया गया कि किसी भी राज्य का मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के अलावा देश का कोई मंत्री हो, कैबिनेट का मंत्री हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसे अगर उस पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लगता है जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से अधिक की है और वो 30 दिन तक अगर जेल में बंद रहता है, तो ऐसी अवस्था में उसे अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा देना होगा 31वें दिन, अथवा उसे 31वें दिन स्वतः उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष यानी जो एनडीए की सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ऐसे कानून को लाकर, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और इसे पुलिस राज्य निर्माण करने का एक संयंत्र बता रहा है। इस बारे में यूपी की जनता क्या कहती है, हम ये जानने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद शख्स जो हैं वो बताएंगे। सर, आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम है। विनोद राय जी, जो केंद्र सरकार की ओर से ये 130वां संशोधन लाया गया है संविधान में परिवर्तन करने के लिए, क्या वो संविधान वास्तव में संविधान के अनुरूप है ये बिल? देखिए, कोई भी बिल, कोई भी कानून, जो बिल आप लाए हैं, जिस बिल को आप भारतीय दंड विधा के समन्वय के रूप में, उसको समायोजित के रूप में, उसको कंप्लायंस के रूप में, अगर ये बात आपको समझ में आती है कि ये बिल समय की पुकार है, ये बिल आवाम की पुकार है, ये बिल जो है जनतंत्र की पुकार है, ये बिल जो है सिस्टम की पुकार है, तो आप समझने का प्रयास करिए कि ये सारा प्रकरण भारतीय दंड विधा से है। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूं। राहुल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस ने केस साजिश के तहत, खंडयंत्र के तहत राहुल गांधी के खिलाफ केस कराया। पूरी गुजरात की सारी न्यायपालिका हाथ उठा करके जजों ने कह दिया कि हम इस केस को नहीं दे सकते। न्यायपालिका भी मजबूर हो गई, न्यायपालिका का कलम की स्याही सूख गई, न्याय जो है मरकर तड़प रही थी। मजबूरन में वो याचिका सुप्रीम कोर्ट के हवाले गया। सुप्रीम कोर्ट का जज ने भी कहा कि भाई भाजपा पहले अपना जो है माइंड मेकअप कर ले,
कल ये मत कह देना कि इस जज हमारा संबंध कांग्रेस से है। वो जज ने कहा कि हमारा संबंध कांग्रेस से है, इसलिए कि जज साहब के पूर्वज कांग्रेस का नेता हुआ करते थे। उन्होंने कहा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के बाद उनका निष्कासन, उनका सस्पेंशन राहुल जी का वापस हुआ। और राहुल जी के साथ जब ये घटना घट सकती है, राहुल जी ने वो कानून बनवाया था, 2 साल का, आप याद रखिएगा। अब आ गए अमित शाह और मोदी जी पर। मोदी जी ने बिल लाया, अमित शाह क्या है, जो कानून पार्लियामेंट में आता है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व का आता है। बिल संशोधन आदरणीय मोदी जी के नाम से था, चूंकि पीएम वो है। अमित शाह ने लाया और पार्लियामेंट की पटल पर रखा और उन्होंने कहा कि कोई भी नेता, प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सब इस कानून के दायरे में आते जाएंगे। आप बताइए कि कानून का पालन कराने वाला इंग्लैंड की संस्था होगी, जर्मनी की होगी, अमेरिका की होगी, फ्रांस की होगी, कहां की होगी? आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई याह भी भरता है तो होता है बदनाम। कहने का मेरा मतलब यह है कि कानून से खेलना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, संविधान से खेलना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, सद्भाव से खेलना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, देश की एकता से खेलना भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। तो इनका ये संस्कार है साहब। तो विनोद जी, आपका कहना है मतलब ये है कि जो ये बिल लाया गया है, जो अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है, वो वास्तव में विपक्ष को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए लाया गया। जो इनके प्रतिद्वंदी नेता है उनके खिलाफ जो है इनकी कबाऊ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो न ईडी बची है, न सीबीआई बचा है, न पुलिस बची है, न डीएम बचा है, न एसपी बचा है, न कोई सिस्टम बचा है, न न्यायपालिका बची है। एक जज है जो आज लोकतंत्र को बचा रहा है, क्योंकि उसके संस्कार में ये है कि आने वाला कल में हमारे द्वारा लिया गया फैसला को देश सदियों सदियों अनुकरण करेगा। तो कल हमारे हटने के बाद कोई मेरे अधिकार क्षेत्र में कोई इंटरफियर न कर सके, कोई सवाल पर हमें अब असफल न साबित कर सके। एक जज लोकतंत्र को बचाए हुआ है। अब रह गया सवाल कि अब बताइए कि आप तो वही चाहते हैं, आप तो बिना कानून का मध्य प्रदेश की सरकार आपने हाईजैक कर लिया, गोवा की सरकार आपने हाईजैक किया, राजस्थान की सरकार आपने हाईजैक किया, दिल्ली की सरकार आपने हाईजैक किया। अभी तो ये कानून आई ही नहीं। विपक्ष का नेता से लेकर के सदन का मुख्यमंत्री तक को खोट गए आप। आज उनका वजूद खतरे में है, आज उनकी व्यवस्था खतरे में है, आज उनका सिस्टम खतरे में है। और जिस विधा की आप बात करते हैं वो विधा अंगार है साहब, आप उसे खेल नहीं सकते। इस पे हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन जरा आपका भी जान लेते हैं। आपका नाम सर? लालजीत यादव। लालजीत जी, जैसा राय साहब ने कहा कि जो ये लाया गया है कानून, वो बेसिकली इससे पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न राज्यों की सरकारों को खत्म करने और उस सरकार को बदलकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसके ऊपर चढ़ाकर वहां पर अपना मुख्यमंत्री तैयार करने की जो पूर्व में योजना बनाई गई, उसको मूर्त रूप दिया गया, उसी को और मजबूती से कानून का अमली जामा पहनाकर मूर्त रूप देने की और भी ज्यादा कोशिश की जा रही है। क्या आप इनसे सहमत हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी में नैतिकता होती तो पहले अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा को जेल में भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते, तब न जनता में विश्वास होता कि सही कानून ला रहे हैं। आप कानून केवल ला रहे हैं, इससे पहले कानून बना था जिसपे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले में है, शुभेंद्र अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाले में है, हेमंत बिश्व शर्मा जी घोटाले में है। तो जब ये घोटाले में थे तो इनको पहले जेल भेजते, कानून लाते। कानून तो पहले से बना हुआ है। तो किरेन रिजिजू का कहना है
कि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे खुद कहा था कि एक ऐसा कानून लेकर आओ कि जिसके दायरे में प्रधानमंत्री भी आ जाएं। हाँ, तो अच्छी बात है। मणिपुर में भी घटना घट रही थी, उनके यहाँ भी मुख्यमंत्री को जेल में भेजना चाहिए था। किरण रिजिजू केवल कह रहे हैं ना, चमचागिरी बंद करें, लोकतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें। ये किरण रिजिजू कौन है? कौन है भैया, ये बताइए। ये तो वही हाल हुआ कि जो है केवल अपने नेताओं की जो है आप बड़ाई पे बड़ाई करते जाइए, गलत का विरोध करिए और सही का जो है प्रशंसा करिए। अगर कोई सही बात कहता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और गलत बात कहता है तो उसका विरोध करना चाहिए। किरण रिजिजू जी क्या है, आप बताइए। इस समय क्या है, सब चाटुकार बने हुए हैं। जो कानून बन रहा है अच्छी बात है, स्वागत योग है, लेकिन निष्पक्ष, स्वतंत्र और जो है पारदर्शिता वाला होना चाहिए। केवल विरोधियों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, पहले तो उनको जेल भेजो ना। जनता में विश्वास दिलाओ कि कोई नहीं बचने वाला है। आप ये बताइए कि अभी मैं जापान या कहाँ के प्रधानमंत्री को देख रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री जी को जेल गए हैं, अपने यहाँ 70-75 साल हो गया, कौन 2 दिन के लिए जाते हैं, छूट के चले जाते हैं, फिर जो है चुनाव लड़ते हैं, फिर प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। ये क्या है, क्या तमाशा बनाए हुए हैं? जो अपराधी पहले से जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी लगाए हो कि ये भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उनको क्यों नहीं जेल में भेजते हो, क्यों नहीं करते हो? इनका मुख्य रूप से ये कहना है कि ये जो जेल से सरकार चलाने का जो कल्चर है, खास करके जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर, तिहाड़ जेल में थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तो उनका उदाहरण देते हुए बात कही गई कि ऐसे जेल से कबड्डी खेलते हुए सरकार चलाने का जो क्रम है, कुर्सी का जो मोह है, वो ना छोड़ने वाले संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं, लोगों के मताधिकार के साथ वो धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे धोखे से जनता को बचाने के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात कहे प्रधानमंत्री जी, लेकिन हेमंत सोरेन जी के यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। केवल अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी पहले इस्तीफा दिए और जेल गए। आप इसमें भी तो एक आदिवासी नेता जो पहले जो है इस्तीफा देता है और जेल जाता है, और एक आपके जो है अरविंद केजरीवाल वहीं दिल्ली में बैठे हैं। आपके पास तमाम शक्तियां हैं, आप बर्खास्त कर सकते थे, गवर्नर वहां का बर्खास्त कर सकता था और राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते थे। ऐसा क्यों नहीं कदम उठाए? केवल कहते कानून तो पहले से बना हुआ है। उनका कहना कि कानून पहले से ऐसा कोई नहीं था कि जेल में अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री कोई रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाए। हम कहने से मान जाएं, जब अपार शक्ति है, अपार शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति को कि कोई भी अगर असंवैधानिक काम हो रहा तो उस पर उंगली उठाए, उस पर तत्काल कार्रवाई कराए। राष्ट्रपति से बड़ा कोई है? तत्कालिक में अगर कोई संवैधानिक घटना घट रही है तो आप प्रधानमंत्री जी केवल बोल रहे हैं, किए होते तो कर देते। आप ये बताइए, तमाम घटनाएं घट रही, मणिपुर की घटना घट रही थी, क्या वो सरकार बर्खास्त नहीं हो सकती थी? मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जा सकता था? ये तो अधिकार में था वहां के गवर्नर का। आप बताइए, यहाँ तक कि क्या क्या नंगा घुमाया जा रहा था महिलाओं का। जिस देश का प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिला के सम्मान का और महिला सशक्तिकरण चलाते हैं, तो वहां घटना घट रही थी। क्या मणिपुर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? मणिपुर भारत में नहीं है? केवल इधर उधर की बात करते हैं, ये केवल जुमला फेंकते हैं। एक कानून जो बना रहे हैं, स्वागत है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पारदर्शी हो, निष्पक्षता वाला हो और सूचिता वाला हो और सब पे कार्रवाई हो। केवल डरवाने का काम न हो कि आप पिंजड़ा का तोता बना रहे हैं, जैसे ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को बना दिए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे कठपुतली बना हुआ है। ऐसा नहीं चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष हो तो सूचिता वाला दिखाई देना चाहिए। अगर कोई संस्था कहती हम स्वायत्त संस्था है तो जनता में दिखाई देना चाहिए, महसूस होना चाहिए। ये पूर्व की सरकारों ने भी ईडी, सीबीआई उनके अंडर में आ जाती है। कानूनन स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन स्वायत्त संस्था होने के बावजूद भी केंद्र में जो भी सरकार में रहता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो अपना कब्जा उस पर जमा लेता है और उसके अनुसार वो संस्थाएं कहीं ना कहीं काम करती हैं। हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है। इस पर और हम चर्चा। एक मिनट पत्रकार महोदय, मुझे दुख होता है। और सरकारें तो कहते थे ना ये भ्रष्टाचारी है, कहते थे ना माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ माँ बेटे लूट रहे हैं, वहाँ बाप बेटे लूट रहे हैं, कहते ना प्रधानमंत्री जी। अब कौन लूट रहा है? अडानी को किसने लुटवाया? किसने किया? 14,000 करोड़ का उनका जो है माफ किया कर्जा, किसानों का माफ नहीं किए, पटरी दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किए। आप लुटवा रहे हैं कि कौन लुटवा रहा? वो आप कह रहे हैं कि सरकारें जो है इस तरह की कर रही हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी में तो ये सब कैसे होता? एक सवाल बस जानना चाहूंगा, ये विषय से थोड़ा सा हटके है। बार बार अडानी का नाम तो आता है,
उस अंबानी का नहीं आता है जिस अंबानी ने 10 सालों तक बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल किया और एक चवन्नी सरकार को नहीं दिया। उस पर आप लोग या कोई भी पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते? अखिलेश यादव जी, अंबानी परिवार की शादी होती है तो वहां पर पहुंच जाते हैं, विपक्ष के कई नेता पहुंचते हैं। राहुल गांधी नहीं जाते हैं शादी में, लेकिन बाकी विपक्ष के और कई नेता पहुंचते हैं, यहां तक कि पैरोल पर निकले हुए लालू प्रसाद यादव भी पहुंचते हैं और वहां पर शादी अटेंड करते हैं। लेकिन फिलहाल अडानी के मुद्दे पर सब बोलते हैं, लेकिन अंबानी जो 10 साल तक बीएसएनएल का टावर इस्तेमाल करते रहेगा, वनतारा जिसके लिए जांच बैठा दी गई, जो अनंत अंबानी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए कभी आप लोग अंबानी को कभी घेरे में नहीं लेते। ऐसा क्या रीजन है? हम लोग सबको घेरे में लेते हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलसी हो, जितने भ्रष्टाचारी आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस जितने, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग जनता मांग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वच्छ और हृदय मन से और दृढ़ संकल्प के साथ अगर करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अगर ये लोग दृढ़ इच्छा शक्ति कर ले तो एक दिन में 24 घंटे के अंदर भ्रष्टाचार और अपराधी समाप्त हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई जाति देख के भ्रष्टाचारियों को समाप्त कर रहा है, कोई जात देख के भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सफाया कर रहा है। ये गलत है। आप समदर्शी हैं। ये राम राज्य की सरकार है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि और तो लोग कहते थे जंगल राज है, माफिया राज है और फलाने जात की सरकार है। ये तो राम राज्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। ये राम राज्य की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की सरकार होती तो कोई भी भ्रष्टाचारी और कोई भी अपराधी किसी भी दल का है, कोई बचने न पाता। आज सबकी संपत्ति जब्त होती और सारे भ्रष्टाचारी जेल में होते, चाहे एमएलसी है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे राज्यसभा है, चाहे आईएएस पीपीएस चाहे जो हो, सारे भ्रष्टाचारी जेल में होते और उनकी संपत्ति जब्त होती। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी क्या कहते हैं? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। क्या है गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश? अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है। तहसील में चले जाइए, एक मिनट, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मुक्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार। मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की जब बात कर रहे हैं तो उस मुद्दे से हमने एक सवाल मुद्दे से हटकर पूछा था, उस पर आपने बताया, लेकिन आप मुद्दा पूरी तरीके से बदल रहे हैं तो ऐसे पूरा विषय ही बदल जाएगा। मुद्दा पे आइए, सवाल करिए। मैं और लोगों से भी उनकी राय ले लेता हूँ। सर, आपका नाम? जावेद जाफरी। जावेद जाफरी जी, जिस तरीके से 130वां संशोधन लाया गया है और केंद्र सरकार का यह कहना है कि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी होगा, अगर वो जेल में रहकर सरकार चलाने की मंशा रखता है तो उसे 30 दिन तक, अगर वो जेल में रहता है तो 31वें दिन उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब ये कानून का सभी को पालन करना होगा। विपक्ष इस पर कह रहा है कि पुलिस राज्य बनाना चाहती है और पुलिस के बलबूते पर ही शासन चलाना चाहती है सरकार। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, आपने कहा तो मैं दिमाग पर बल दे रहा था। अंग्रेजों ने कोई कानून बनाया था जिसको देश के नेताओं और जनता ने कहा था काला कानून। तो 130वां संशोधन जो हुआ वो काला कानून। काला कानून के जरिए केंद्र और प्रदेश में बैठी हुई सरकार अपने विरोधियों पर फर्जी मुकदमा लिखा करके 30 दिन के अंदर जेल में रख करके उसकी सदस्यता समाप्त करा देंगे। 30 दिन। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा होता है और वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उन्हें पुनः उनके पद पर आसीन कर दिया जाएगा। सवाल है कि 30 दिन के अंदर हमारी जमानत नहीं हुई, फिर निर्दोष होंगे, 3 साल में जांच होगी, जांच प्रक्रिया वो पदासीन होंगे, फिर देखा जाएगा। बात की बात, तो ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या है? न बाबा मरी है न बैल बिकाई। हाँ, वही कहावत चली हाल है। चलिए सर, आपका नाम? राम, हृदय राम। हृदय राम जी, जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, 130वां संशोधन लाया जा रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, जो भी संशोधन लाया जा रहा है सही है। प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो और चाहे बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, कोई संविधान कानून से ऊपर नहीं है। गलत काम कर रहा है तो उसको जेल जाना चाहिए और उसको कुर्सी से हटना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून का सही तरीके से अनुपालन होगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कानून बड़े अच्छे बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जब संवैधानिक तरीके से शिष्टाचार को निभाते हुए पूरे मन से, कर्म से और वचन के साथ निष्ठापूर्वक उस कानून का जब अनुपालन नहीं किया जाता तो सब चीजें बदल जाती हैं और एक बदले की भावना से कार्य होता है। सर, आपका नाम? डॉक्टर लोलारख उपाध्याय। डॉक्टर साहब, जैसे भाई साहब ने कहा कि कानून बड़ा अच्छा है और अन्य लोगों ने कहा कि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार
विपक्ष को दबाना चाहती है, नेस्तो नाबूद करना चाहती है, जड़ से समाप्त करना चाहती है। उससे आप कितने सहमत हैं? मैं काफी देर से सबकी बातें सुन रहा था। ज्यादा तो चर्चा बहुत प्रश्न लंबा है, उत्तर छोटा है, या उत्तर छोटा है प्रश्न लंबा है। कानून है कि नून का है? नून का है। हमारे देश में कानून है। मैं बड़ा सवाल आप ही से टेढ़ करके पूछ रहा हूं, उसको आप कहेंगे तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। कानून नू न का है या कानून है, इसकी परिभाषा कोई प्रदर्शित कर पाएगा? यदि कर पाए, न कर पाए तो मैं बता रहा हूं। भारत में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं। तो संविधान क्या है? संविधान की परिभाषा नरेंद्र मोदी जी पढ़े हैं क्या? संविधान की बात की चर्चा करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने समिति के सदस्य थे, उन समितियों ने तय करके एक किसी को लेखक बनाया और जो महासचिव हुआ वही कानून मंत्री हुआ। और कई देशों के कानून को लेकर के उन्होंने कानून लिखा। हमारा इतना लचीला कानून जिसका कि मैं उस पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उस पर जा रहा हूँ। रही देश बात हमारे देश की, तो चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आपका सोनांचल, चाहे जहाँ चले जाइए, लेकिन इस देश में कानून की चर्चा नहीं है, नूना का की चर्चा है। लेकिन हम लोग मुद्दे पे आते हैं तो मुद्दे पे ही वही बात हो रही है कि भाई जो ये कानून नया बिल लाया गया है, जो जेपीसी के पास भेज दिया गया है, और अमित शाह अपना उदाहरण देते हैं कि जब मुझे झूठा आरोप लगाकर जेल भेजने की तैयारी हो रही थी और मुझे जेल भेजा जा रहा था, उससे पहले मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो गुजरात में मंत्री थे। माननीय योगी जी, ये मोदी जी या शाह जी बताएंगे कि जब कानून का वो ही पन्ना बड़े बेसब्री से, बेतुके ढंग से निकाल करके फेंक दिया गया और तब शाह जी बच पाए। शायद आपको न याद हो तो मैं बता दे रहा हूँ, वो पन्ना कहाँ है, वो पन्ना गया कहाँ? कौन सा पन्ना? क्या जब उनके ऊपर आरोप लगा था और जेल जाने की तैयारी हो रही थी, मोदी और शाह दोनों थे, और वह पन्ना गया कहाँ? किसने फाड़ा, किसने निकाला? उस समय उनकी सरकार थी गुजरात में, और गुजरात में सरकार रहते भी इन लोगों ने ऐसी घटना की कि अंत में वहाँ का अधिकारी मरा, और उस पर कोई फार्मूला नहीं है। ये लोग कानून की बात करेंगे, वे कानून से परे हैं, पढ़े तो है नहीं, डिग्री तो है नहीं, पता नहीं कौन सी डिग्री है, प्राइमरी की है कि मिडिल की है, नॉन मिडिल की है। अब उस पर जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, वो विषय से थोड़ा सा इतर हो जाएगा। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। क्या बात है सर, आप शीशा और पत्थर, बस यही है। क्या आप सहमत हैं डॉक्टर साहब की बात से? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए। मेरा परिचय श्री नारायण राजभर। आपने उस कानून की बात किया, हाँ, 130वां संशोधन। हाँ, उस कानून की बात किया। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती जनता है। लोकतंत्र की खूबसूरती जनता है, और जनप्रतिनिधि संसद से नहीं तैयार होते हैं, जनता के वोट से तैयार होते हैं। हम अपराधी हैं, माफिया हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन जनता हमारे प्रति यदि बहुमत में मत देती है तो जनता हमको सदन में बैठने का अधिकार देती है। लेकिन मुद्दा ये हो रहा है कि 130वां संशोधन जो किया गया है वो बेसिकली सरकार कह रही है कि हम सभी नेताओं को जो सदन में, संसद में बैठ रहे हैं या विधानसभा में बैठ रहे हैं, उन सभी को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं जो कि अब तक कानून से परे थे। आपका नाम? अवधेश कुमार प्रजापति। अवधेश जी, ये पूरा जो मामला है वो नए बिल के बारे में आपका क्या है? नया बिल अगर पारित करना चाहते हैं मोदी जी, तो पहले जो अपने ऊपर केस है उसको सामने लाएं, क्योंकि ये देश के कौन से केस है? तड़ीपाल हैं आपके शाह जी, आपके योगी बाबा, 32 उनके ऊपर धारा थी और वो समाप्त कर दी जा रही है। सरकार में आने के बाद
सब धाराएं समाप्त हो रही है। किसान का कौन सा मुद्दा सुना जा रहा है? किसान का कोई मुद्दा सुना गया आज तक? सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए खूब काम कर रहे हैं। क्या किए हैं? कोई एक काम गिना दीजिए, आप ही गिना दीजिए, मैं मान लूं। जो सत्ता में रहता है उसी का कानून बन रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। आज देखा जाए तो समाज एकदम दलदल में जा चुका है। आज शिक्षा के रूप में देखिए तो युवा आज रोड पे भटकना शुरू कर दिए हैं। आज चट्टी चौराहे पे चाट फुल्की लगाने का काम कर रहे हैं। आज बुजुर्गों को देख लीजिए तो सबसे ज्यादा जा करके लोग आज अनाथ आश्रम में बस रहे हैं। यही मुद्दा है। देखिए ये जो मुद्दे हैं, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, रोटी और कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा का जो मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लोगों की आम जरूरतों का मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। उसके अलावा सिर्फ कानून पे मुद्दा, ये कानून भी है। हम कह रहे हैं कि ये किसानों की कानून नहीं है। नहीं बिल्कुल है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नहीं है, ये कौन सी कानून बनाना चाहते हैं? एक कानून बनाएंगे जो इनके विरोधी हैं उनको दबाने के लिए सिर्फ कानून बनाएंगे, अन्यथा कोई कानून नहीं। यानी आपका कहना है कि 130वां संशोधन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने का काम है। और जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही हैं, युवाओं का क्या कुछ कहना है, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? मनोज यादव। मनोज, आपका क्या कुछ कहना है 130वें संशोधन को लेकर? देखिए, ये 130वां संशोधन ये लोकतंत्र का एकदम हनन है, क्योंकि जब सरकार समझ रही है कि हम जो बहुमत है वो हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि जैसे जो वर्तमान सरकार है वो 240 सीट पर सिमट गई। अब उसे पता है कि 2029 के चुनाव की नारा 400 पार था। अब उसे पता है कि 2029 में हमारी 10 पास कहीं 10-20 सीटें होंगी, तो उन्हें जैसे जो भी आज जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनको किसी तरह फंसाया जाए, उनको 30 दिन तक जेल के अंदर किया जाए, जैसे उनकी सदस्यता रद्द करवा के फिर से वहां पर चुनाव करवा जाए, वो बेईमानी करवा के अपना प्रत्याशी जीत जाए। ऐसे ही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अमित शाह तो ये कहते हैं कि हम 40-50 साल तक हम ही रहेंगे, हमें कोई शासन से हटा नहीं सकता, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे तो बिल्कुल जब तानाशाही शासन कर देंगे तो 50 साल करें चाहे 100 साल करें, उनके बच्चे करेंगे, उनके नाती पोता करेंगे, वो राजतंत्र बना देंगे पूरा, पुश्ते करेंगे। हाँ, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। ऐसे आपको बताते हैं, मैं पूरा जब इंदिरा जी की सरकार थी 1975 में आपातकाल लगा, उस समय भी कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाया गया। तो 1976 में उन्होंने एक संशोधन किया, 38वां संशोधन, जिसमें कहा गया कि 50% बहुमत से जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, ठीक है। और उसमें आप सर्वोत्तम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी 1977 में, तो उन्होंने 78वें संशोधन को बदल दिया, तभी से आज वो चल रहा है। जब सरकारें जनाधार प्राप्त करने में विफल होती हैं तो ऐसे उल्टा सीधे कानून लाती हैं, संविधान का हनन करने के लिए, लोकतंत्र को हनन करने के लिए। यानी साफ तौर पर जनता जो बात अपनी कह रही है उसमें उनका ज्यादातर का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार की ओर से लाया जा रहा 130वां संशोधन है, ये बिल है, और जो जेपीसी को भेजा गया है, जेपीसी के बाद वो आगे इसे पास किया जाएगा, लेकिन उसमें कौन कौन से और संशोधन होंगे ये समय के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन जनता का मूलतः यही कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया ये बिल वास्तव में विपक्ष को केवल दबाने के लिए है और उसे समाप्त करने के लिए है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों की ओर से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है कि वास्तव में ये जो संविधान बचाने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है और इस बिल को पेश किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर वास्तव में इस कानून के, इस बिल के दायरे में नेताओं को लाना था तो ये बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों? क्या 2014 से जब मोदी सरकार केंद्र में बनी हुई है तो 2014 से 2025 तक 11 सालों में मोदी सरकार को ये याद नहीं आया कि हमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके दायरे में सभी नेता आ जाएं? क्या ये कानून सिर्फ 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आना था? क्या SIR जो सब कुछ कराया गया वो बिहार चुनाव से पहले ही होना था, या उससे पहले क्यों नहीं कराया गया? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इस मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और मुद्दे, किसी और सवाल के साथ। तब तक के लिए बने रहें कुल्हड़ टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।